सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बुक सजेशंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे के सारे स्टूडेंट बेटर होंगे। आप लोग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप लोग के लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट 2022 एग्जामिनेशन के एनुअल मॉडल सेट लेकर के आया हूँ, जो सब्जेक्ट फिजिक्स का है, इंपॉर्टेंट है। वैसे स्टूडेंट जो फिजिक्स सब्जेक्ट या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उनका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं वो इस सारे के सारे क्वेश्चंस को देख ले, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार आप लोग को रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना वैसे भी जरूरी है, तो इसलिए आप लोग मॉडल सेट को जरूर से जरूर कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कौन कौन से टॉप क्वेश्चन मॉडल सेट में शामिल किए गए हैं BSEB बोर्ड के द्वारा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो BSEB बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, यही बोला जा रहा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक पूछ रहा है। पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम इंटू मीटर होता है, या फिर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर कूलम इंटू 1/मीटर, या फिर कूलम इंटू 1/मीटर स्क्वायर। तो आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है हम लोग का कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या था हम लोग का? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए जब पर मीटर स्क्वायर को लिखेंगे तो कूलम इंटू 1/मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? कूलम इंटू 1/मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है हमारा? वो कूलम इंटू 1/मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। क्या बोला गया कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऐसे होता है। देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूं यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूरा का पूरा किस तरीके से लिखते हैं? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर होता है। क्या होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है हम लोग का? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग का, क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। आवेश Q से R दूरी पर विद्युत तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? आवेश Q से R दूरी पर विद्युत तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? मैं आप लोग को पिछले दिन पढ़ाया था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि कूलम के दो नियम पढ़ाया था। ठीक है, कूलम के दो नियम में बताया था इस वाले कॉन्सेप्ट को। कूलम के अगर आप लोग को लर्न हो, यहाँ से अगर कोई Q1 और एक दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है ना, और इसके बीच में कोई फोर्स F लग रहा है और इसके बीच की दूरी R है, यही पूछ रहा ना। तो Q से R दूरी पर विद्युत तीव्रता के मान के लिए कौन सही है? तो इसके लिए बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा? विद्युत तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसके लिए क्या आंसर हो सकता है आप लोग का? तो उस दिन जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था उसमें से क्या निकला था? E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R²। कूलम के फर्स्ट लॉ से भी निकला था और कूलम के सेकंड लॉ से, दोनों लॉ से क्या निकला था हम लोग को? फाइनली E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R²। तो थर्ड नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर हमारा क्या होगा बताइए आप लोग? तो आवेश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रिक intensity at a distance r from charge q E is equal to 1/4πε0 into Q/R²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ कौन सा वर्ड यूज हुआ है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या होता है हम लोग का बताइए? Q/ε0। क्या हो जाएगा? Q/ε0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? कोई एक गोलीय पृष्ठ, ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग चार्ज +Q रख देते हैं तो इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? Q/ε0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q/ε0। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग का है कि विद्युत, क्या बोला गया? वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? निरक्ष स्थिति बोला जा रहा है, ठीक है ना। निरक्ष स्थिति का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजिशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर, या फिर जीरो। बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। निरक्ष स्थिति में आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, वैद्युत ध्रुव की निरक्ष स्थिति, यहाँ पे ध्यान रखना निरक्ष स्थिति, ठीक है ना, ये वाला अगर दे दिया है क्वेश्चन में, तो आप लोग का आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, हमेशा शून्य होगा, जीरो होगा। क्या होगा, हमेशा जीरो। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग को बोला जा रहा है कि आवेश संधारित्र पर संग्राहिक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों के योग होता है। क्या होता है, मतलब सम ऑफ चार्जेस ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इस क्या होगा, शून्य, 1 कूलम, या फिर 1 माइक्रो कूलम, या फिर 1 कूलम, या फिर अनंत। क्या होगा बताइए। आवेश संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है, हमेशा हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। आवेश संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका का आवेशों का योग क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, आवेश की विमा। ये कुछ पूछने वाला क्वेश्चन है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। आवेश की विमा क्या होती है, बताइए। आवेश की विमा क्या होगी हमारी, ए हो जाएगी, एटी। क्या होगी, एटी। आवेश की विमा क्या होती है हमारी, एटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। वोल्ट बटे मीटर, बताइए क्या किसका होता है, वोल्ट मीटर किसका होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट बाय मीटर। वोल्ट बाय मीटर जो होता है वो किस राशि का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका मात्रक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। किस चीज का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वोल्ट मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का कि आपेक्षिक प्रावैद्युतता का मात्रक होता है। इसका भी मैं बताया था जिस दिन ऑब्जेक्टिव, मेरा टॉप 50 वाला ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। उसमें मैं ये सारे के सारे टोटल क्वेश्चन को मिक्स किया था, उसमें मैं डाला था, ठीक है ना, जो देखिए मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं अभी बुक सजेशन का यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आपेक्षिक प्रावैद्युतता का मात्रक क्या होता है, चलिए देखते हैं। आपेक्षिक प्रावैद्युतता, आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे कि यहां से जो बोला जा रहा है, आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आप लोग को ध्यान में हो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है एप्सिलॉन आर। क्या होता है, एप्सिलॉन आर, और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन आर की जो मात्रक होती है वो कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती है। रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक प्रावैद्युतता का मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो न्यूटन मीटर बाय कूलम स्क्वायर ये भी नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर ये भी नहीं, ये इसमें से कुछ नहीं होगा। टोटल का टोटल गलत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो रिलेटिव परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के में क्या बोला जा रहा है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। बताइए क्या होगी। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी धारिता क्या होगी, 2 कूलम होगी, या फिर 1 कूलम होगी, या फिर C/2 सॉरी 2C C/2, या फिर 1/2C। तो द कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट के बारे में बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए क्या होगा। पैरेलल प्लेट का मतलब देखिए आप लोग, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये एक हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर से ऐसे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, अगर इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम, तो कूलम कूलम पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक C जुड़ा हुआ कैपेसिटी के बारे में बोला जा रहा है। तो ये1 C यहाँ पे, 1 C यहाँ पे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2C। तो दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी, तो हमारी इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका 2C हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2C। तो दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 2C हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम लोग का। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। बताइए क्या होगा। पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण पूछ रहा है। न्यूनतम विचलन कोण के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा μ-1 इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, μ-1 इंटू ए हो जाएगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू ए। मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए, तो इसका आंसर म्यू माइनस वन इंटू ए। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए ये सारे के सारे देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे कि डायमेंशंस वाले क्वेश्चन हो गए, डायमेंशन वाले क्वेश्चन को तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन को आप लोग फटाफट से जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव दिखे तो उसको फटाफट से आप लोग क्या कर लें, लर्न कर लें। ओके, तो लर्न कर ले इस क्वेश्चन को अभी का अभी कर ले कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का विचलन कौन होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए होता है। क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए, म्यू माइनस वन इंटू ए होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया आप लोग को कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम कैसा होता है हमारा, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम सतत होता है, रैखिक वर्णक्रम, काली रेखा का वर्णक्रम या फिर काली पट्टी का वर्णक्रम। तो इसका जो होता है हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइंस होता है। क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइंस। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर से, काली रेखा का वर्णक्रम होता है। तो सूर्य प्रकाश का वर्णक्रम होता है, काली रेखा का वर्णक्रम होता है। ओके आंसर पता चल गया। 12 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सूर्य प्रकाश के वर्णक्रम होता है तो काली रेखा का वर्णक्रम होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग का कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा है, सिंपल सा इसका आंसर आप लोग का बताइए क्या होगा, माइनस एफ नॉट बाय एफ ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एफ नॉट बाय एफ ई। तो सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता क्या होता है, एम इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाय एफ ई होता है। क्या होता है, माइनस एफ नॉट बाय एफ ई होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया खगोलीय दूरदर्शक के लिए क्या होता है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाय एफ ई होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आप लोग को बता दिया कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाय एफ ई होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताइए क्या होगा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, इसका आंसर सिंपल में आप लोग को क्या देना है कि किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तनांक का मतलब क्या होगा, सघन माध्यम वाला, ठीक है ना। तो हीरा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा क्या होता है, बहुत कठोर होता है। तो सघन माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डायमंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का कि फ्रिंज की चौड़ाई, क्या बोला जाए, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, बताइए फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही होगा हम लोग का। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए b इज इक्वल टू डी इंटू लेमडा बाई डी होगा। क्या होगा, b इज इक्वल टू डी इंटू लेमडा। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी बाई डी लिखा जाता है। b इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी बाई डी लिखा जाता है, बट यहाँ पे क्या डी फर्स्ट में है और लेमडा बाद में, ठीक है ना। तो इसलिए बीटा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू डी इंटू लेमडा बाई डी लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का। इसका फाइनली जो निकलता है हम लोग का बीटा इज इक्वल टू क्या निकलता है, डी इंटू लेमडा बाय डी होता है इसका आंसर, ठीक है। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है हम लोग का, तो बीटा इज इक्वल टू डी इंटू लेमडा बाय डी सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है हम लोग का, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे और इसी समय जिस समय आप लोग को बताया जा रहा है ये सारे के सारे क्वेश्चंस, उसी समय आप लोग इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि इसी तरह के कंटेंट और किसी को भी मिल सके, ठीक है ना, जिससे उन लोगों का मार्क्स इंक्रीज कर जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, लेंस मेकर फॉर्मूला। मेरा एक टॉप वीडियो है फिजिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर का वीडियो है, ठीक है ना, उसमें मैं लेंस मेकर फॉर्मूला का पूरा डिफाइन किया हूं, ठीक है ना, किस तरीके से उसको प्रूव कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। ओके तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है
क्वेश्चन में हम लोग का है कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, निम्नलिखित में से कौन लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो इसमें सिंपल सा है लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए कि 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1। क्या होता है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। क्या होता है 1/r2। तो ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो इसके लिए आप लोग को ये इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस बटे 1 μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का निम्नलिखित में से कौन पानी का अपवर्तनांक के लिए सही है। पानी का अपवर्तनांक के लिए क्या होता है हमारा 4/3 होता है। 4/3 को डिवाइड कीजिएगा तो 1.33, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1.33। तो निम्नलिखित में से कौन पानी का अपवर्तनांक के लिए सही है, तो 1.33 म्यू इज इक्वल टू 1.33 हम लोग का डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है, देखिए सिंपल सा है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कॉची का समीकरण मीन्स कॉची का इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन कॉची का इक्वेशन क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, देखिए कॉची का इक्वेशन को आप लोग को अच्छे से समझना है। कॉची का इक्वेशन में होता है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बीटा बाय लैम्डा स्क्वायर होता है। ए प्लस बीटा बाय लैम्डा स्क्वायर होता है। कॉची का इक्वेशन क्या होता है हम लोग का, ए प्लस लैम्डा बाय बीटा स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखना चाहे, देखिए इस क्वेश्चन को ना सिर्फ इसी तरीके से नहीं पूछ सकता है, ये तो पूछ ले कि आप लोग को समीकरण दे करके, ठीक है ना। इसमें इस तरीके से पूछ सकता है कि ये किस तरीके से, मतलब कि ये वेवलेंथ का क्या होता है हमारा, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर प्रोपोर्शनल होता है, किस तरीके से होता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कॉची इक्वेशन हम लोग का वेवलेंथ का क्या होता है, इनवर्सली स्क्वायर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से ऐसे मतलब कि ऐसे लर्न करेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा, टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, ओके ना। तो कॉची का जो इक्वेशन होता है हम लोग का क्या होता है, स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के स्क्वायर के, 1/λ स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए ना यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बाय स्क्वायर, ये ना म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। तो ये जो होता है लैम्डा, ये क्या हमारा लैम्डा यहाँ पे क्या हम लोग का वेवलेंथ है, ठीक है ना। और ये हमारा बी जो आया है, ये बी 1 मिनट एक, सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एज according to the Cauchy equation the refractive index is inversely proportional to the square of the wavelength of light, okay। तो ऑप्शन इज हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए सही है। बताइए प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए क्या सही है, आई इज इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ रेज़ टू द पावर ऑफ 4, क्या हो जाएगा, आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ रेज़ टू द पावर ऑफ 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए कौन सही है, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ रेज़ टू द पावर ऑफ 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग का बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। माध्यम के बदलने से कौन नहीं बदलता, तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो होता है वो नहीं बदलता, ठीक है ना। अगर प्रकाश का माध्यम चेंज भी हो जाए तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आ गया। निम्नलिखित में से प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा संबंध सही, तो कालांतर इज इक्वल टू 2 पाई बटे लैम्डा इंटू पाथांतर होता है, या फिर पथांतर इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। 23 का फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग का सही है। कालांतर बराबर क्या होता है, कालांतर बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे लैम्डा इंटू पथांतर होता है, मतलब फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। क्या होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे आप लोग अच्छे से।
विनाशी व्यतिकरण आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरीके से हो सकता है देखिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए आप लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डी आई मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला आता है 2n, क्या होता है 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 होता है, क्या होता है 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। और हम लोगों को पता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई होता है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई होता है। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है ना, लेमडा इक्वल टू 2 पाई। अगर हम लोग यहाँ पे 2n+1 वन मिनट, इस जगह पे अगर हम लोग अब 2n, क्या बोला गया 2n+1 इंटू लेमडा की जगह अगर 2 पाई को पुट कर दें, ठीक है ना, और यहाँ पे 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकला, फॉर्मूला क्या निकला लास्ट में 2n+1 इंटू पाई निकला। ये समझ में आया कैसे हुआ। डी आई मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। और हम लोग को पता है कि लेमडा बराबर क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक है। तो लेमडा की जगह हम लोग क्या कर दिए 2 पाई को पुट कर दिए, और यहाँ से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 2n+1 इंटू पाई, तो हम लोग का इसमें से कौन सा मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट दिख रहा है। तो कालांतर इज इक्वल टू 2n+1 इंटू 2n+1 इंटू पाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है, तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 24 को कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 2n+1 इंटू पाई। तो आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रंग के लिए मुख्य कारण है। प्रकाश रंग के लिए मुख्य कारण क्या हो सकता है हम लोग का बताइए। 25 का ए हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य हम लोग का क्या हो जाएगा प्रकाश रंग के लिए मुख्य कारण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है। अल्फा आवेश है इसमें, ठीक है, और बीटा भी आवेश है, प्रोटॉन भी आवेश है। तो अब फोटोन हमारा क्या, फोटोन हमारा एनर्जी है, ऊर्जा है, तो इसमें कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसका आंसर क्या हो जाएगा आवेश रहित है, तो फोटोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको हम लोग मेजर करते हैं, ऊर्जा को किसमें मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को सिंपल से ये लर्न भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। फोटोन की ऊर्जा के लिए कौन सही है पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि फोटोन की ऊर्जा के लिए कौन सही है, तो hc/λ क्या हमारा सही है इसके लिए। मतलब कि एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है hc/λ होता है, ओके करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है तरंग संख्या बराबर होता है, तरंग संख्या किसके बराबर होता है पूछा जा रहा है। तो तरंग संख्या 1/λ के बराबर होता है। तरंग संख्या किसके बराबर होता है 1/λ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 सही है। तो रदरफोर्ड के लिए हम लोग को पता है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के बारे में बोला जाए, ठीक है ना, रदरफोर्ड की थ्योरी से कि R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हम लोग का, ये होता हम लोग का, ठीक है ना, √3a मतलब कि होल थ्राइस होता हम लोग का ये वाला। तो R इज प्रोपोर्शनल टू हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, √a को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं a 1/3 a⁻⁴ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए R और प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हम लोग हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो R इज इक्वल टू R0 इंटू a⁻⁴ हो जाएगा। क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू R0 इंटू a⁻⁴ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। R इज इक्वल टू R0 इंटू a⁻⁴ तो 30 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे AMU के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में, AMU। और 1 AMU बराबर क्या होता है हमारा, 1 AMU बराबर क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे 67 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 1 AMU बराबर क्या होगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 में क्या बोला जा रहा है,
32 में आप लोगों को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औसत आयु के लिए सही है, औसत आयु के लिए कौन सही है पूछा जा रहा है 32 में। तो इसका आंसर जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू 1/λ। क्या हो जाएगा? टी नॉट इज इक्वल टू 1/λ। तो निम्नलिखित में से कौन सही है एवरेज लाइफ के लिए? तो टी नॉट इज इक्वल टू 1/λ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी नॉट इज इक्वल टू 1/λ हो जाएगा 32 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हम लोग को पता है कि जब भी कोई एक्स, मतलब कि कोई एक्स एक, मान लीजिए एक कोई एटम है, ठीक है ना, कोई एटम एक्स, तो यहाँ पर x के a यहाँ पे होता है, ठीक है, और जेड होता है, ठीक है। तो जेड हमारा क्या होता है? परमाणु होता है। जेड हमारा क्या होता है? परमाणु होता है। और a हमारा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो ऐसे में जब भी यहाँ पे यूरेनियम का बोला जा रहा है, तो यूरेनियम क्या 92 और 200 क्या बोला जा रहा है? यूरेनियम 92 और 238 बोला जा रहा है। क्या बोला जाता है? 92 और 238 बोला जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है, जब भी हम लोग को बोला न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालने के लिए बोला जाए ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि a माइनस जेड हो जाता है। क्या था फॉर्मूला? n इज इक्वल टू a माइनस जेड। तो a का वैल्यू हम लोग को कितना दिया गया? 238 दिया गया। कितना? 238। और z का वैल्यू कितना हम लोग के पास? 92, मतलब 92। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर क्या निकल जाएगा? 146 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या यूरेनियम में यहाँ पे जो बोला जा रहा है आप लोग को, न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 146 आ जाएगा, जो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग को क्या होता है? मिलता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में, अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए यूरेनियम की जगह अगर कोई और पूछ ले जाए कोई और मॉलिक्यूल के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे कि n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? n इज इक्वल टू a माइनस जेड होता है। a का वैल्यू पता है, जेड का वैल्यू पता है, तो यहाँ पर से हम लोग का ये आंसर निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को अच्छे से समझना चाहिए। ये क्वेश्चंस किस तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ये पूछा जा रहा है? 4 है, 100 है। तो आप लोग क्या कीजिए, 4 को पहले देखिए, 4 को किस तरीके से, ये बाइनरी सिस्टम, बाइनरी वाला जो टॉपिक है फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, उसमें पूछा गया। तो देखिए इसको डिफाइन करने का सिंपल तरीका है, ये 4 लिए, इसका एलसीएम निकालिए। 4 का एलसीएम कीजिए, 2 से 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 2 से यहाँ कट गया, ठीक है। और यहाँ पे जब भी आपको ये करना है ना, तो यहाँ पे शेष लिखना, क्या जितना बच रहा है, ठीक है ना, शेष के बारे में बच रहा है। तो यहाँ पे 2 से 2 में 4 में भाग किए तो कितना हो गया? 2 बार में लगा, यहाँ कितना बचा? 0 बचा, ठीक है। चलिए फिर से 2 को कीजिए, इस 2 को फिर से कीजिए, तो 2 एकम 2 आ गया, 2 एकम 2 आया, यहाँ पे क्या बचा? फिर से 0। अब ये एक लास्ट आ गया ना, अब हम लोग को यहाँ से इधर की ओर जाना है। किधर से किधर जाना है? इस नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो यहाँ सबसे फर्स्ट में क्या आ गया? 1, सेकंड में क्या आ गया? 0, थर्ड में क्या आ गया? 0। तो अब जो हम लोग को बोला जा रहा है 4 का बाइनरी सिस्टम लिखने के लिए, 4 10 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? 1002 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1002 आ जाएगा। ये समझ में आया आप लोग को? समझ में आया ये चीज आप लोग को? नहीं आया? चलिए फिर से एक बार देखते हैं। 4 का सबसे पहले क्या करना है आप लोग को? एलसीएम लेना है। 4 का सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 2 से ले लिए, ठीक है। 2 2 सा 4 क्या हो गया हम लोग का? यहाँ कितना बचा? रिमाइंडर हम लोग का 0 बच गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से 2 से किया हम लोग डिवाइड, इसको 2 1 जा 2, यहाँ 0 बच गया, ठीक है। तो अब जो हम लोग को नीचे से ऊपर की ओर जाना, कहाँ जाना? नीचे से ऊपर की ओर जाना, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग का क्या किया? 1, यहाँ से लिखना फर्स्ट इसको, फिर सेकंड इसको लिखना, फिर थर्ड इसको लिखना, 100 आ गया। तो अब जब भी बोला 4 का बाइनरी निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकल गया? 100 का 2 निकल गया, 100 ये वाला निकल गया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा ये, आई होप। तो 34 का निम्नलिखित में से कौन सही है? 34 का निम्नलिखित में से कौन सा सही है हम लोग का? तो ए नंबर क्या हम लोग का सही है। 34 का कौन सा सही है हम लोग का? ए नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग का क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का क्या है? द्विधाड़ी योग। द्विधाड़ी योग के लिए आप लोग को बोला जा रहा है। तो द्विधाड़ी योग आप लोग को याद होगा कि ये वाला फॉर्म आप लोग को, 1 मिनट, ये फॉर्म आप लोग को लर्न होगा। ये और गेट का फॉर्म है। ये देखिए, ये ए बी हो गया हम लोग का। ये क्या होता है? ए, ये होता है बी, ठीक है। इससे निकला बी हो गया। और ये हमारा y इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी होता है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम लोग इसमें एक केस लेते हैं, 1+1 वाला केस लेते हैं। तो 1+1 क्या होता है? हमारा 1 ही होता है। तो द्विधाड़ी योग 1+1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो द्विधाड़ी योग 1+1 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये समझ में आ गया ये चीज आप लोग को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और गेट के लिए क्या संभव है। और गेट के लिए क्या होता है हमारा? अभी जस्ट आप लोग को फिगर बना के ऊपर में ड्रॉ किए थे कि ये वाला फॉर्म क्या होता है हमारा। यहाँ पर से एक
ये ए हो गया, ये हो गया बी, ठीक है, और इसको मान लीजिए सी, तो सी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का ए प्लस बी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हम लोग को। तो और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है हम लोग का, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चुंबक के आघूर्ण का मात्रक होता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में मुझे डाउट होता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन कुछ अलग दे दिया गया है। चुंबक आघूर्ण का ऐसे एसआई मात्रक होता है क्या हम लोग का, न्यूटन क्या होता है बताइए, चुंबक के आघूर्ण का एसआई मात्रक के बारे में बोला जा रहा है। देखिए चुंबक के आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है हम लोग का, चुंबक के आघूर्ण m इज इक्वल टू क्या होता है, आई ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, आई ए स्क्वायर होता है। तो आई क्या गया हम लोग का, ये क्या विद्युत धारा है, विद्युत धारा के लिए क्या आता है, एम्पियर आता है, और एरिया के लिए क्या आता है, मीटर का स्क्वायर आता है, सॉरी आई ए स्क्वायर नहीं होता, आई ए होता है, ठीक है। चुंबक के आघूर्ण m इज इक्वल टू आई ए होता है, तो आई के लिए क्या हो गया, एम्पियर आ गया, और एरिया के लिए क्या गया, मीटर स्क्वायर। तो इसका विद्युत चुंबक के आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसके कुछ ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक के आघूर्ण का ऐसे एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बोला, चुंबक की शीलता होता है, चुंबक की शीलता क्या होता है हम लोग का, चुंबक की शीलता होता है यू इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, क्या होता है, यू इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, चुंबक की शीलता बी बाई एच होता है, क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। समझ में आ गया चुंबक शीलता के बारे में, आंसर क्या हो जाएगा इसका, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच होगा, क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नमन कोण के लिए सही है, नमन कोण के लिए कौन सही है बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, देखिए नमन कोण के लिए क्या होता है ना कि बी साइन, ध्यान से समझेंगे, बी साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, बी भी होता है, बी साइन डेल्टा इज इक्वल टू बी भी, और बी कॉस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, बी एच होता है, क्या होता है, बी एच। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकलेगा हम लोग का यहाँ से 10 डेल्टा निकलेगा, 10 डेल्टा इज इक्वल टू बी भी बाय बी एच निकलेगा, ये निकलेगा ना, साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा, बी से बी कैंसिल हो गया यहाँ से, साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा क्या हो गया, 10 डेल्टा, तो 10 डेल्टा इज इक्वल टू बी भी बाय बी एच निकला। तो इसका कौन सा फॉर्म हम लोग को निकलेगा, चेक कीजिए कौन सा होगा, 10 डेल्टा इज इक्वल टू बी भी बाय बी एच, कौन सा हो जाएगा, 39 का हम लोग का हो जाएगा ए, कौन सा आंसर हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। समझ में आया कि हम लोग का नमन कोण किस तरीके से निकलता है, बी बी बाय 10 डेल्टा इज इक्वल टू बी भी बाय बी एच होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। पृथ्वी के चुंबक के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, बताइए पृथ्वी के चुंबक के ध्रुव पर नमन कोण का मान सिंपल है 90 डिग्री होता है। कितना होता है, पृथ्वी के चुंबक के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबक की लंबाई Lm में संबंध होता है, क्या होता है, Lm इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ Lg होता है, क्या होता है, Lm इज इक्वल टू 5/6 टाइम ऑफ Lg होता है। समझ में आया, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई के तथा चुंबक की लंबाई में क्या संबंध है हम लोग का, इसमें रिलेशन क्या है, Lm जो होता है वो Lg 5 टाइम्स ऑफ 6, इसको बोल सकते हैं ऐसे कि Lm जो होता है वो 5/6 गुणे होता है किसका, Lg का, ठीक है ना, ये ऐसे बोला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग का है, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है, बताइए निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है हम लोग की, निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो 42 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4.10⁻⁻⁷ एच पर मीटर के बारे में बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग क्या बोला, निर्वात में चुंबक की प्रवृत्ति होती है, निर्वात में चुंबक की प्रवृत्ति क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है। बहुत सारे हर जगह कहीं कहीं क्या बोला था कि कहीं कहीं आप लोग गैस पेपर या फिर कहीं कहीं बुक में देखेंगे कि इनफाइनाइट के बारे में बोला था, बट इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं होता। निर्वात में चुंबक की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है, शून्य होती है, क्या होती है, शून्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है निर्वात में विद्युत चुंबक की तरंग का चाल होता है, बताइए क्या होगा, निर्वात में विद्युत चुंबक की तरंग का चाल क्या होता है, C इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है, C इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होता है, C इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 में क्या बोला जा रहा है, 45 में एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य का मान होता है, एक्स किरणों के, तो एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है हम लोग का, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन लगभग 10⁻⁻⁷ मीटर, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 45 का आंसर क्या हो जाएगा,
ए नंबर का आंसर हो जाएगा। लगभग 10⁻⁻7 मीटर होता है। कितना होता है? लगभग 10⁻⁻7 मीटर होता है। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे क्या होता है? अबाउट 10⁻⁻7 मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग का विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर वी के समांतर होती है। क्या होती है? वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर वी के समांतर होती है, पैरेलल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला जा रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, ये कोई क्वेश्चन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन 48 में प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होती है? प्लांक नियतांक की विमा के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्लांक नियतांक की विमा कितनी होती है? प्लांक कांस्टेंट होता है ml/t-1 होता है। कितना होता है? ml/t-1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जूल होती है। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा हम लोग का? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यही तो सही है हम लोग का। फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग का सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग का है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? यही पूछा जा रहा है ना कि रेडियोधर्मी क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का? n इज इक्वल टू n0 इंटू ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा बाई टी होता है। क्या होता है? n इज इक्वल टू n0 इंटू ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा बाई टी होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? रेडियोधर्मी क्षय के लिए एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डिके n इज इक्वल टू n0 इंटू ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा बाई टी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सही है? अल्फा कण के लिए कौन सही है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन सही है। अल्फा कण के लिए कौन सही है? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। संभव कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है हम लोग का? बताइए। 52 का क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू NH/2 पाई होता है। कितना होता है? L इज इक्वल टू NH/2 पाई। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है L इज इक्वल टू NH/2 पाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें समूह है क्या? 53 का बताइए। कैथोड किरण क्या होता है हम लोग का? निगेटिव होता है। कैथोड किरण क्या होता है? निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है हम लोग का? निगेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए ट्रिक के साथ आप लोग समझेंगे। कैथोड किरण होता है हम लोग का निगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? निगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये किस चीज का समूह है? इलेक्ट्रॉन का समूह है। तो कैथोड किरण जो है ये किस चीज का समूह है? इलेक्ट्रॉन का समूह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला जा रहा है। परमाणु में अवस्थित मूल कण है। परमाणु में अवस्थित जो कण है वो कौन सा मूल कण है? ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? मैं आप लोग को जब किरचॉफ्स लॉ बताया था उसमें भी मैं बताया था, और मेरे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था कि किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो किस चीज से संरक्षित होता है? ऊर्जा से, आवेश से, संवेग से, द्रव्यमान से। बताइए 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आवेश से संरक्षित होता है। किस चीज से संरक्षित होता है? तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हम लोग का आवेश मींस चार्ज से संरक्षित होता है। किस चीज से संरक्षित होता है? चार्ज से। चलिए 56 देखेंगे। 56 में क्या बोला जा रहा है? आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज। क्या हो जाएगा 56 का आंसर? तो ए हो जाएगा μ0 इंटू I/2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? μ0 इंटू I/2R हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 अब हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही है। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन
पर एम्पियर पर मीटर, या फिर 1 टेस्ला बराबर 1 एम्पियर पर मीटर होता है। क्या होता है निम्नलिखित में से कौन सही है बताइए। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है 58 का क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा। 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 में क्या बोला जा रहा है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है अनंत होता है। क्या होता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हम लोग का क्या होता है अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है। एमीटर की धारा सुग्राहिता क्या होता है बताइए। एमीटर का विक्षेप बटे धारा क्या होता है। क्या होता है विक्षेप बटे धारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा हेनरी। ये आंसर इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न कर ले बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है पूछा जा रहा है। 62 का मतलब 62 का क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस वैल्यू के लिए पूछा जा रहा है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.606 इंटू आई नॉट होता है। क्या होता है 0.1 मिनट। निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सी है। आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, या फिर 0.637 आई नॉट, या फिर 0.60। बताइए 62 का क्या होगा। 62 का आंसर यहाँ पे मिस्टेक है। 62 का आंसर यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा 0.70 आई नॉट होता है। क्या होता है 0.70 आई नॉट होता है। ओके निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है तो 0.70 आई नॉट होता है। क्या होता है निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या होता है आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.70 आई नॉट होता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सी है। प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात के लिए क्या हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा। तो 63 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 64 का देखते हैं निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित सी रहने पर धारतीय प्रतिघात होता है। क्या होता है धारतीय प्रतिघात के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आप लोग का होगा ए हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है बताइए। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में बोला जा रहा है आप लोग को प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। शिखर मान के बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब आप लोग को यहाँ पे आरएमएस वैल्यू दे दिया गया। कौन सा वैल्यू दे दिया गया आरएमएस वैल्यू आप लोग को दे दिया गया है। ओके देखिए यहाँ पे आरएमएस का वैल्यू दे दिया गया आप लोगों को। आरएमएस का वैल्यू क्या दे दिया गया 220 वोल्ट दे दिया गया। कितना है 220 वोल्ट। और आप लोग को यहाँ पे क्या बताना शिखर मान बताने के लिए बोला जा रहा है। तो ई नॉट का वैल्यू आप लोग को यहाँ पे निकालने बोल रहा है। किस चीज़ का ई नॉट का वैल्यू आप लोग को निकालने बोल रहा है। तो एक फॉर्मूला आता है आप लोग का ई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है ई नॉट बाय रूट अंडर 2 होता है। ये फॉर्मूला होता है ना ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट अंडर 2। तो यहाँ पे ई आर एम एस का वैल्यू 220 वोल्ट हम लोग का गिवन है और ई नॉट हम लोग को गिवन नहीं है और रूट अंडर 2 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ई नॉट इक्वल टू क्या निकल जाएगा 220 और रूट अंडर 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में। तो इसका आंसर हम लोग का फाइनली क्या निकल के आता है 220 मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर 2 वोल्ट हो जाएगा। तो प्रत्यावर्ती परिपथ 220 वोल्ट का शिखर मान क्या हो जाएगा हम लोग का 220 रूट अंडर 2 वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग का। धारावाही प्रेरित में चुंबक की ऊर्जा होता है। धारावाही प्रेरित में चुंबक की ऊर्जा का वैल्यू कितना होता है 67 का क्या हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर होता है। क्या होता है हम लोग का हाफ एल आई स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 68 में हम लोग का। 68 में बोला जा रहा है कि चुंबक के क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है। चुंबक के क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल क्या होता है हम लोग का। तो 68 का क्या हो जाएगा आंसर वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी होता है। क्या होता है वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी होता है। ओके 68 का आंसर क्या हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला जा रहा है आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन
व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए क्या है, सही है, विद्युत शक्ति के लिए बोला जा रहा है, विद्युत पावर, ठीक ना, इलेक्ट्रिक पावर के लिए कौन सा व्यंजक सही है 69 में, तो क्या हो जाएगा हम लोग का सी आंसर सही हो जाएगा। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर होता है। तो विद्युत शक्ति के लिए कौन सा व्यंजक सही हो जाएगा, सी नंबर का आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला जा रहा है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता में होती है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में क्या होती है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो थी वो मिनट में क्या बोला जा रहा है। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे बताइए। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में क्या होती है, एक होती है, क्या होती है, फर्स्ट होती है। तो ये था आज का आप लोग का टॉप 70 क्वेश्चंस जो मॉडल सेट में आप लोग को सिलेक्ट किया गया था। ओके।